गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पोल पाथ पे स्वागत है। दोस्तों, आज की क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं अपनी इस सीरीज में इजी क्वेश्चंस और मीडियम एंड टफ लेवल तीनों लेवल लेकर के चल रही हूँ, ताकि पेपर भी इसी तरह बनता है, इजी, मीडियम एंड टफ लेवल पे। तो हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको वहाँ पर जो है क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करने में सक्षम हो। बिहार स्टेट के लिए ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये 2 टाइम पे मैं अपलोड करती हूँ। एक तो सुबह 10 बजे के आसपास, 10 बजे, और शाम को ये 8-9 बजे के आसपास जो है अपलोड होता है। सुबह की क्लास जो है आपकी लाइव होती है, आप उसमें कनेक्ट होकर के आंसर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सुबह जो है लाइव 10 बजे आकर के कनेक्ट होइए और आंसर कीजिए। शाम को अपलोडेड क्लास होती है जिसमें कि आपको सारे फैक्ट दिए जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से बना है, @ नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ पे आप सर्च करेंगे तो आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, आप उसके थ्रू भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और ये जो मैं सीरीज़ दे रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके अलावा भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, डेली प्रैक्टिस की है, मैराथन की है। ये सारी प्लेलिस्ट वेरी वेरी बेनिफिशियल हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो देखिए, उससे आपका, यदि आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया तो आपका पेपर तो 101% निकलेगा ही निकलेगा, जो कि प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। प्लस मैं इस समय जो मुझसे हो पा रहा है वो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध नहीं है। कौन नहीं है? हैबरमास नहीं है, सार्थ नहीं है, न्यूमैन नहीं, या एडानो नहीं है। एडानो थियोडोर कौन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यूमैन। जो न्यूमैन है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं है। बाकी हैबरमास, सार्त्र, एडानो थियोडोर और मैक्स हरकाइबर, मार्क्यूजे, हैबरमास, नौ मार्क्सवाद, ये जो हैं समकालीन मार्क्सवाद, ये सभी क्या हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं। तो न्यूमैन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जनक सॉर्स थियोडोर इसके जो है जनक हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल के सॉर्स थियोडोर जनक माने जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? किसने कहा? गांधी जी ने कहा, या एम एन रॉय ने कहा, या अरविंदो ने कहा है, या फिर माओ ने कहा है? किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? ये कहने वाले एम एन रॉय महोदय। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यदि ये जो एम एन रॉय महोदय थे, ये मेक्सिको और भारत दोनों जगह कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। कहाँ पर? मेक्सिको और भारत दोनों जगह पर। ठीक है। अरविंदो की बात करें तो अरविंदो क्या है? लाइफ डिवाइन से ये संबंधित हैं। अरविंदो जो डिवाइन लाइफ, इतना इनके बारे में याद रखिए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही आ जाता है कि डिवाइन लाइफ से संबंधित कौन है या अरविंदो किससे संबंधित हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो भी आप देंगे, जैसा आप उसको मैच करेंगे। तो डिवाइन लाइन से अरविंदो संबंधित हो गए। और गांधी जी की बात करें तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उससे संबंधित हैं। ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत उससे संबंधित है। माओ क्या कहते हैं? माओ कहते हैं जो है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका फेमस कथन है। तो ये शक्ति के पुजारी कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। और ये जो है इनके द्वारा 1949 में चीन में क्रांति लाई गई है। ठीक है, लाई गई थी। चीन की क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। और ये समाजवाद में जो है सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, माओ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है क्या है? अपने नागरिकों का समान कल्याण करना, या विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, या आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण नियंत्रित करना, बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? अपने नागरिकों का जो है सामान्य कल्याण है उसको करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बहुलवादियों से संबंधित एक बहुत ही फेमस कथन है, राज्य संघों का संघ है, राज्य संघों का संघ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये कथन आता है तो आप बहुलवादियों पे जाएंगे। बहुलवादी विचारक कौन कौन हैं? लास्की हैं, मैकाइवर हैं, ये सब जो है प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्लेषण के उपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है, ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास क्या है? अधिकार एवं कर्तव्य, ना तो अधिकार ना ही कर्तव्य, मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं, या मात्र कर्तव्य अधिकार नहीं। तो जब विश्लेषण के बाद जो ऑस्टिन का सिद्धांत है, इसने अपने संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की है और इसके पास क्या है? मात्र अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके पास जो ऑस्टिन का संप्रभु है तो इसके पास क्या है? असीमित अधिकार हैं। ठीक है, और ये कहते हैं संप्रभु का आदेश ही कानून है। तो देखिए एक एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। क्या कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। ये बहुत ही फेमस कथन है और आने की संभावना है। संप्रभु का आदेश ही कानून है, कानून है। कौन कहता है? तो ये कहते हैं ऑस्टिन महोदय, ऑस्टिन महोदय ऐसा कहते हैं। ठीक है, और ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, अपना संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, तो किस में दिया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं लिखूँगी और आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो इनका लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस बुक है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बुक है। इसी में इन्होंने जो है अपने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, इसी पुस्तक में। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग पहली बार ये परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लेकर के चलेंगे ताकि जो नए लोग हैं उनका नुकसान ना हो। जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब पता होगा, मुझे पता है। चलिए देखेंगे आगे, और जिनको पता है उनको भी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान उनका दिलाना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में इजी क्वेश्चन ही हम गलत कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिससे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था को प्रशासन में लागू करता है। यह परिभाषा किसने दी है? पाउंड ने दी है, सालमन ने, या ऑस्टिन ने, या डब्ल्यू विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी राइट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सालमन महोदय के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। रटते रहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने जो है विभेदीकरण किया है, यानी कि किसने इसमें भिन्नता दी है, इसको विभाजित किसने किया है? तो ये किया गया है, पहले आप ऑप्शन देखें, जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, एच.जे. लास्की या बार्कर। तो ये जो एच.जे. लास्की महोदय हैं, इनके द्वारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया है। ठीक है, ये बहुलवादी हैं। यदि हम बात करें लॉक की तो ये उदारवादी हैं। यदि जो है ऑस्टिन की बात करें तो एकलवादी संप्रभुता, ठीक है, अद्वैत एकल समता, कानूनी संप्रभुता और क्या बोलते हैं इसको, अद्वैतवादी संप्रभुता, इन सब के ये प्रतिपादक हैं। ठीक है, और कानून संप्रभु का आदेश है, संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये इनकी द्वारा कही गई कथन है जो कि काफ़ी फेमस है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
जॉन लॉक की जो पुस्तक है, जॉन लॉक की पुस्तक क्या है? टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो ये देखिए, और ऑस्टिन की अभी अभी हमने बात की है, लास्की की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की हो जाएगी। ये सारी इनकी जो है इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं, जो कि 100% इनके आने के चांसेस रहते हैं पात्रता में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतर है। किसने कहा? लॉक ने कहा, बेंथम ने कहा, रूसो ने कहा, या फिर मिल ने कहा। तो ये जो है काफ़ी फेमस कथन है, और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है मिल महोदय के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऐसा मिल ने कहा है। इन्होंने जो है ये जो बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत था उसमें नैतिकता का समावेश किया है, और इनका जो है मात्रा, इनका कैसा था? मात्रात्मक था, यानी कि मात्रा पे बल देता था कि सुख की मात्रा जिसमें हो वही कार्य करना चाहिए। जबकि मिल ने क्या किया कि मात्रा पे महत्व न देकर के गुण पर महत्व दिया है, कि जिसमें गुणों की प्रधानता हो जिस सुख में, उस पे इन्होंने बल दिया है। तो मिल ने यही इसी पर यह कहा कि संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठकर होगा। मनुष्य होता कहीं पर सुकरात हो जाएगा, क्योंकि सुकरात काफ़ी विद्वान थे, तो असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा श्रेष्ठकर है, इन्होंने ऐसा बोला था। तो ये लॉक क्या हैं? उदारवादी हैं। बेंथम उपयोगितावादी हैं। ठीक है, और रूसो ने क्या दिया है? रूसो ने सामान्य इच्छा या जनरल विल से ये संबंधित हैं। ठीक है, और क्या दिया इन्होंने? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। रूसो की कौन सी पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी पुस्तक है। मिल की पुस्तक की बात करें तो ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इनकी पुस्तक है। मिल जो है अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार किस में देते हैं? ऑन लिबर्टी में देते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है महिला मताधिकार का समर्थन किया है। ठीक है, और मतों को जो है किसका? शिक्षा की योग्यता के आधार पर रखा है। जो जितना ज़्यादा शिक्षित होगा उतना ज़्यादा मत दे सकेगा। तो गुणात्मक मतों की बात की है, कहा है मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। तो ये सारी बातें मिल से संबंधित हैं। इन्होंने हानि का सिद्धांत दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे, हानि का सिद्धांत। ठीक है, हानि के सिद्धांत से संबंधित हैं, और ये स्वपरक एवं परपरक कार्य से संबंधित हैं। स्वपरक कार्य एवं अन्य परक कार्य, अन्य परक कार्य से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो ये जो मिल महोदय स्वपरक अन्य परक कार्य, स्वपरक में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। अन्य परक कार्यों में जो कि हमसे अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ और वो किसी और को प्रभावित कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसमें राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, उसमें करेगा। लेकिन जो कार्य मैं कर रही हूँ तो उसमें, और वो उसका प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर हो रहा, तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हानि का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य कार्य करता है, दो तरह के होते हैं, एक से बड़ी हानि होती है, एक से छोटी हानि होती है। तो छोटी हानि जिसमें हो रही है उसमें राज्य और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिसमें बड़ी हानि हो रही है उसमें राज्य और पुलिस को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वही बात हो रही है दोनों चीज़ों में। तो छोटे कार्य में राज्य पुलिस नहीं इन्वॉल्व होगी, और अपने से संबंधित कार्यों में राज्य और पुलिस नहीं इन्वॉल्व होगी। चलिए देखेंगे, ये मिल के बारे में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, इनको याद रखिए। या जो लोग नए हैं तो वीडियो को फिर से सुन लीजिए, आ जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में किसने लोकतंत्र का बृहत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है? बहुमत, यहाँ हो जाएगा बहुमत की निरंकुशता के रूप में किसने वर्णन किया है? लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किसने किया है? रूसो ने किया है, डनिंग ने किया है, डी टॉकविले ने किया है, या जेम्स मेडिसन ने किया है? तो इसका जो वर्णन करने वाले हैं ये डी टॉकविले महोदय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कौन है? ये बहुलवादी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। डी टॉकविले कैसे हैं? बहुलवादी हैं। साथ में इनकी बुक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने अपने ये विचार रखे हैं? तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो ये विचार रखे हैं लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता, तो ये इनकी बुक है। कौन सी बुक है? ये डेमोक्रेसी इन अमेरिका।
डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये इनकी पुस्तक है, किसकी? टॉकुले की। और ये टॉकुले क्या है? स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक पक्ष के जो हैं समर्थक हैं। ये कहते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये कहते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और उसका अस्तित्व सत जीवन की सिद्धि के लिए बना रहेगा? प्लेटो ने कहा, सुकरात ने, हॉब्स ने या अरस्तू ने? किसने कहा है? तो ये कहने वाले जो हैं ये अरस्तू महोदय हैं। और ये अभी क्वेश्चन जो एमपी सेट हुआ है उसमें आया था कि जो है सीधा यही परिभाषा दी गई थी और नाम पूछा गया था किसने कहा है। तो ये अरस्तू महोदय ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और अच्छे जीवन के लिए ये अस्तित्व में बना रहेगा। अरस्तू ऐसा कहते हैं। साथ में ये कहते हैं कि राज्य क्या है? व्यक्ति के पूर्व है। तो यहाँ पूर्व लिख लेते हैं, या पूर्वगामी, पूर्व या पूर्वगामी कुछ भी, तो राज्य व्यक्ति के पूर्व है, ये कहते हैं। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, ध्यान रखेंगे। निरंकुश राजतंत्र आ जाए या फिर निरंकुश संप्रभुता आ जाए, संप्रभुता, ठीक है। तो ये सबके क्या है? हॉब्स से रिलेटेड है, ठीक है। सुकरात क्या है? सुकरात प्लेटो के जो है गुरु होते हैं। प्लेटो की बात करें तो ये कहते हैं राज्य क्या है? व्यक्ति का बृहद रूप है, व्यक्ति का बृहद रूप है, ऐसा ये बोलते हैं। इनकी प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक इनकी पुस्तक है प्लेटो की। और हॉब्स की कौन सी है? लिवायथन, हॉब्स की पुस्तक लिवायथन है। और अरस्तू की क्या है? पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक जो मेन पुस्तक है वो भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? मैकफेरसन देते हैं, हेयक देते हैं, या रॉल्स देते हैं, या फिर नॉजिक देते हैं? कौन देता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर कीजिए कि कौन जो है देता है। यहाँ पर भी ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, मैकफेरसन ऐसा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए लोक विवेक पर बल देते हैं। कौन देने हैं? मैकफेरसन देते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल इनकी पुस्तक है। कौन सी है? डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल, ये जो है इनकी पुस्तक है, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है, बुक कर लेते हैं, यहाँ पर बुक है इनकी, ठीक है। रॉल्स की बात करें तो ये जो है इनकी ए जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है, ए जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने जो अपने न्याय संबंधी न्याय का सिद्धांत दिया है। इनके साथ 2-4 टर्म बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, जैसे कि इनका न्याय कैसा है? तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। ये अज्ञानता का आवरण किससे संबंधित है? तो रॉल्स से संबंधित है। अंतर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये रॉल्स से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो रॉल्स से संबंधित है। और वितरणात्मक न्याय भी इन्हीं से संबंधित है। और ये जो वितरणात्मक न्याय है ये सबसे पहले देने वाले सर्वप्रथम अरस्तू ने दिया था। तो यदि सर्वप्रथम पूछता है तो अरस्तू टिक करेंगे, और यदि नॉर्मल पूछता है तो वहाँ अरस्तू फिर नहीं देगा, और राइट तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर वो अरस्तू नहीं देंगे, या फिर अरस्तू देंगे तो रॉल्स नहीं देंगे, एक ही को देंगे। यदि सर्वप्रथम पूछे तो अरस्तू ने इसको जो है वितरणात्मक न्याय प्रतिपादित करने वाले अरस्तू महोदय हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो और नॉजिक, यदि नॉजिक की बात करें तो ये जो है इन्होंने हकदारी का सिद्धांत दिया है, हकदारी का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इसको अधिकारिता का भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों दिया है? जो रॉल्स का ये सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत, इसको जो है इसकी आलोचना करते हुए बोला है। और ये कहा है कि जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति की होती है तो बिना उसकी सहमति के और किसी और को नहीं देना चाहिए, तो उसकी सहमति आवश्यक है। यदि किसी और को दी जा रही है, अगर वो हाँ नहीं करता है, सहमत नहीं देता है, तो कोई नहीं दे सकता, उसको नहीं देना चाहिए।
तो ये हकदारी यानी कि अधिकारिता, अधिकार की बात करते हैं, अधिकारिता का सिद्धांत, और इन्होंने इसकी आलोचना की, रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की। नोजिक की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक देख लेते हैं, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इनकी पुस्तक का नाम है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है? हॉब्स नहीं करते हैं, लॉक नहीं करते हैं, या फिर रूसो नहीं करते, या फिर मैकाइवर नहीं करते हैं। बताइए कौन नहीं करता है? तो ये रूसो महोदय जो हैं ये राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा। और रूसो की पुस्तक कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, जनरल विल इन्होंने इनके द्वारा दिया गया है, और ये लोकप्रिय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता के ये जनक माने जाते हैं। मैकाइवर क्या है? मैकाइवर जो है बहुलवादी हैं, और मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है, मॉडर्न स्टेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैकाइवर की पुस्तक कौन सी है? मॉडर्न स्टेट। लॉक की टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, हॉब्स की लिवायथन, ठीक है, और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण कहाँ पाया जाता है? एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में, या सिराक्यूज में? तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ज्ञात उदाहरण की बात हो रही, प्रारंभिक भी होना चाहिए और ज्ञात, तो जो प्रारंभिक और उदाहरण है जो कि हमारी नॉलेज में है तो वो एथेंस में है। ठीक है, एथेंस में छोटे छोटे राज्य होते हैं और यहाँ पर स्थानीय लोक प्रशासन का जो चलन होता है, और लोग क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष भागीदारी इसमें लेते हैं शासन में, शासन चलाने में। तो यहाँ पर जो है एथेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा लोकतंत्र का समर्थक है? लोकतंत्र के समर्थक की बात हो रही, लॉर्ड ब्राइस हैं, हेगल हैं, कौटिल्य हैं, या हेनरी मैन है? तो लोकतंत्र का समर्थक हो जाएंगे आपके लॉर्ड ब्राइस महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। जबकि कौटिल्य क्या है? जो भारतीय प्राचीन राजनीति है उसके चिंतक, राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है। इनको विश्वगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी मैन क्या है? सत्तात्मक जो दैवीय उत्पत्ति का सत्तात्मक सिद्धांत है उसके जो है क्या है? जनक हैं, प्रतिपादक हैं हेनरी मैन। ध्यान रखेंगे, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तभी मैं बता रही हूँ। हेगल आदर्शवादी हैं और कहते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, यानी कि राज्य के 7 अंगों की बात की है। क्वेश्चन आता है कि हमारे प्राचीन भारत में राज्य के कितने अंग थे? तो भाई 7 थे, और ये कौटिल्य के आधार पर ही बताए जाते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने ही विस्तृत व्याख्या की है राज्य की। यही प्राचीन भारतीय जो है राजनीतिक चिंतक थे, तो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है। 7 अंगों की बात की है। कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 हैं। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? आर.जी. गेटल ने लिखी, अर्नेस्ट बार्कर ने लिखी, या फिर हेराल्ड लॉस्की ने लिखी है, या फिर जॉर्ज एच. सेवाइन ने लिखी है? किसने लिखी है? तो ये जो है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स ये लिखी गई है किसके द्वारा? लास्की के द्वारा। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स लास्की के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो दोनों ही ध्यान रखेंगे आप, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये ज़्यादा पूछी जाती है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उनके पास है? कौन कहता है ऐसा? लावेल कहते हैं, लिकन कहते हैं, ब्राइस या डाइसी? ऐसा कहने वाले
ए हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, लावेल, ऐसा कहने वाले लावेल हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है? तो कौन नहीं है? श्रम की प्रतिष्ठा, अपरिग्रह, नैतिक व्यक्तिवाद, राजनीतिक शक्ति। तो इसके अकॉर्डिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग राजनीतिक शक्ति ये जो है गांधी के दर्शन की अवधारणा नहीं, क्योंकि ये राज्य को, जो राज्य शक्ति का प्रयोग करता है उससे कभी ये समर्थित नहीं थे, इसीलिए ये राज्य को नहीं चाहते थे। कहते थे जो स्वशासन है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए व्यक्तियों में, और जो ये राज्य का शासन है ये क्या करता है, शक्ति का प्रयोग करता है, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा ये मानते थे। जबकि नैतिक व्यक्तिवाद, अपरिग्रह, श्रम की प्रतिष्ठा ये सब इनके दर्शन में आ जाते हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये सारे इनके जो है दर्शन में आ जाते हैं। और यदि गांधी जी की बात करें, इनकी आत्मकथा, जो आत्मकथा है इनकी, तो उसका नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है, बार बार पूछी जाती है, तो वो भी आप याद रखेंगे। साथ में इनकी और दूसरी बुक हैं, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ये सब इनकी पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है? तो आदर्शवादी मानते हैं, या व्यक्तिवादी मानते हैं, या सामाजिक संविदा सिद्धांत मानता है, या मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है? कौन ऐसा जो है मानता है? तो ये मानने वाले हैं आदर्शवादी सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसा आदर्शवादी मानते, आदर्शवादी ही राज्य को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। यदि व्यक्तिवादी क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवादी जो है इनके मूल में, यानी कि इनके केंद्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्तिक स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं व्यक्तिवादी। सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करें तो ये मानते हैं कि जो राज्य क्या है, राज्य एक यंत्र है, एक यंत्र है, राज्य एक यंत्र है, ये मानते हैं। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो ये मानते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र है, शोषण का यंत्र है, शोषण का यंत्र है। तो देखिए दोनों यंत्र में अंतर है, ये शोषण का यंत्र बता रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि एक ऐसा यंत्र है कि जिससे जो है व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या जो व्यक्तियों के हित होते हैं वो फुलफिल किए जाते हैं। तो ये एक यंत्र है, ऐसा यंत्र है जिससे व्यक्तियों की मतलब जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाती हैं। तो इन दोनों यंत्र में अंतर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, क्या है? शक्ति का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, या विकासवादी सिद्धांत? तो देखो मनु के अनुसार अगर बात करें तो ये जो दैवीय सिद्धांत है ये है, इसके समर्थक हैं मनु के अनुसार। मनु कहते हैं कि जो मनु का राजा है इसमें जो है 8 प्रकार के देवताओं से परिपूर्ण माना गया है मनु के राजा को, यानी कि इसमें 8 प्रकार के देवता जो है वास करते हैं। ठीक है, तो ये दैवीय उत्पत्ति के, जो राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उससे संबंधित है। और यदि बात करें शक्ति के सिद्धांत की, तो शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये हैं ओपनहाइमर। याद रखेंगे, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसको आप याद रखेंगे। हाइमर, ओपनहाइमर शक्ति के सिद्धांत के हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करें तो हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीनों जो है सामाजिक संविदा से संबंधित हैं। लेकिन कहते हैं आधुनिक समय में वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया, तो रिचर्ड हुकर का नाम आ जाता है। यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप ये क्वेश्चन लिख देंगे, ऑप्शन आपको वहाँ दिखेगा तभी लिखेंगे रिचर्ड हुकर। क्वेश्चन को समझना है किस संदर्भ में पूछ रहा है। अगर नॉर्मली पूछता है कौन है तो हॉब्स, लॉक, रूसो आते हैं। यदि आधुनिक युग में वैज्ञानिक रूप से किसने प्रतिपादित किया है तो रिचर्ड हुकर हो जाएंगे। विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य का सबसे मान्य सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे क्या है, मान्यता
ये सबसे मान्य सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये भी देख लीजिए। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है रॉबर्ट फिल्मर इसके जो हैं जनक हैं, और इनकी बुक क्या है, पैट्रियार्का इनकी पुस्तक है। ठीक है, और इसके जो समर्थक हैं, दैवीय उत्पत्ति के समर्थक हैं, तो जेम्स प्रथम है, और जेम्स प्रथम की पुस्तक है क्या है, लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, इनकी पुस्तक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस पुस्तक ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या अनटू दिस लास्ट। तो ये पुस्तक है, इसने जो है गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, और ये किसकी पुस्तक है, अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक है। जॉन रस्किन की ये पुस्तक है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की है, ये नेहरू की है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो ये किसकी है, ये मार्क्स की है। जो प्रूदो की बुक थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, उसके प्रत्युत्तर में ये लिखा था मार्क्स ने। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है किसकी है, लास्की की है। अभी हमने बात की है कि ये लास्की की है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया है, मॉन्टेस्क्यू ने किया है, बेंथम ने किया है, मिल ने किया, मैकफरसन ने किया। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन जो है मिल ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो मिल हैं इनका यही मानना है कि जो कम संख्या वाले समुदाय हैं समाज में, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या किया, समर्थन किया। यानी कि जैसे 100 लोग हैं, 20 मुस्लिम हैं और 10 क्रिश्चियन हैं और 70 हिंदू हैं, तो इसी प्रकार से इनका रेशियो भी ऐसे ही हो जाएगा। इसी प्रकार से रेशियो भी हो जाएगा जब कोई चुनाव होंगे, जो सीटें मिलेंगी सत्ता में, वो सब इसी रेशियो, इनके जैसे इनका समाज में जितनी इनकी जनसंख्या है उसी हिसाब से इनको सीटें भी प्राप्त हो जाएंगी। तो यही है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, उसी हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ऐसे कह लें आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब कौटिल्य समर्थक था किसका था, निरंकुश तानाशाही इसका, लोकतांत्रिक राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, या समाजवादी राज्य का। तो देखिए ये समर्थक थे कल्याणकारी राज्य के। क्यों, क्योंकि ये जो है ये राजा से कहते हैं कि वो काम करिए जिसमें प्रजा का सुख हो, जिसमें प्रजा का हित हो। साथ में कहते हैं कि प्रजा के दुख में दुख राजा का दुख होता है और प्रजा के सुख में सुख होता है। तो ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की बात हो रही कि जनता के सुख में ही आपका सुख है, जनता के हित के लिए आप कार्य कीजिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इनकी पुस्तक क्या है कौटिल्य की, तो अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे, वही बात हो गई 4, 5, 6, 7, तो 7 थे ये। और ये जो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है इस तरह से कि प्राचीन भारत में राज्य के कितने अंग थे, तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का याद कीजिए। उतने ही अंग थे। कौन कौन थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ठीक है, ये सारे जो है सप्तांग थे। और ये सप्तांग सिद्धांत दिया कहाँ गया है, तो अर्थशास्त्र में दिया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है, पुस्तक है, उसमें जो है ये दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है। तो देखो एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि जैसे आया था कि मनु दैवी राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक हैं, तो अगर अब बात आए कि जो है कौटिल्य किसके समर्थक हैं, तो कौटिल्य जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, सामाजिक संविदा, तो कौटिल्य किसके, सामाजिक संविदा जो संविदावादी सिद्धांत है, संविदा सिद्धांत, इसके समर्थक है। कैसे, क्योंकि ये कहते हैं कि जो कृषि में बताते हैं कि कृषि में लगी हुई जनता इतना भाग जो है राजा को कर देगी और जो व्यवसाय में लगी है वो इतना देगी। तो वहाँ पर एक समझौता हुआ है, तो इस आधार पे
क्या है, संविदावादी सिद्धांत के समर्थक हैं कौन, कौटिल्य। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। मनु दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं और जबकि कौटिल्य किसके हैं, कौटिल्य समर्थक हैं संविदावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, संविदावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं यहाँ इसलिए दे रही हूँ, अभी याद आ गया इसलिए यहाँ पे लिख दिया। ये क्वेश्चन आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है। मॉन्टेस्क्यू नहीं मानते हैं, या मिल नहीं मानते, या ग्रीन, या बर्क। कौन नहीं मानता है, तो ये जो है मिल महोदय नहीं मानते हैं। ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो चुनाव निर्वाचित होकर के कोई भी व्यक्ति पहुँच जाता है और हर किसी व्यक्ति के पास जो कि चुनाव में जीत गया, तो वो स्किल नहीं होती कि वो कानून को बना सके। तो इसलिए जो है ये इनका मानना ये है कि एक कोई अनुभवी लोगों की एक संस्था होनी चाहिए, वो कानून बनाए, तो ये उसको अच्छा मानते हैं। और विधायिका को कानून निर्माण है तो उपयुक्त निकाय नहीं मानते हैं। इसके कहते हैं कि कानून निर्माण के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए जहाँ पर अनुभवी व्यक्ति रिलेटेड फील्ड से बैठते हों। तो आज के टाइम पे वही हो रहा है, जो प्रदत्त विधायन का चलन है ये यही कर रहा है हमारे यहाँ। क्या होता है कि जो कानून बनाना होता है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दे दिया जाता है कि भाई इसमें आप ड्राफ्ट तैयार कर दो। वो ड्राफ्ट जो है बन करके प्रारूप बन करके आ जाता है, नेता उसको सिर्फ अप्रूवल दे देते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होने तो हो जाते हैं। तो प्रदत्त विधायन, और ये सही तरीका भी है। हर नेता जो जा रहा है तो उसको सब चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं, बैठे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये एक राइट वे भी है, कानून बनाने का सही तरीका भी है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया है, इन्होंने शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। शक्ति के पृथक्करण का इन्होंने सिद्धांत दिया है और ये अमेरिका में फॉलो होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ग्रीन क्या है, ग्रीन आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी क्या, ये उदारवादी हैं। ग्रीन उदारवादी हैं। इनकी जब थ्योरी पढ़ो तो आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन बट ये उदारवादी हैं। चलिए देखेंगे। और बर्क क्या है, रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी कह लीजिए, या इतिहास, जो ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो ये रूढ़िवादी कहलाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये, कानून का शासन, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परंपराएं। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसी पे आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही जो है संसदीय शासन व्यवस्था में इस अकॉर्डिंग यही राइट आंसर होगा। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक, तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक इसमें प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखेंगे आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का सम्मिश्रण, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विभाजन। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है और ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है और अमेरिका में इसका जो है सबसे अच्छे से फॉलो किया जाता है। जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है ना, इसमें जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधन करता है, कौन करता है? राज्य का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। यहाँ बात हो रही पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंध कौन करता है? तो राज्य का चुनाव आयोग यही करता है, ठीक है। जबकि भारत का चुनाव आयोग तो जो लोकसभा, विधानसभा, इन सब चुनावों को हेल्ड करता है। जो राज्य का चुनाव आयोग होता है ये जो है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव वगैरह की चीज़ें देखता है, प्रोसेस को ये देखता है, ठीक है। और यदि हम बात करें ये कहाँ वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 243 के सबसेक्शन 1 में जो है ये वर्णित है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एकात्मक शासन की विशेषता है, क्या विशेषता है? लिखित व कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, सभी शक्तियां केंद्र में निहित। एकात्मक शासन की विशेषता पूछ रहा है, तो एकात्मक देखिए सभी शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। इसमें क्या होता है कि सारी जो एक केंद्र सरकार होगी उसी के पास सारी शक्तियां होंगी। यदि और शासन को चलाने के लिए कहीं जो अधिकारी वगैरह बिठाए गए हैं या कोई सरकार बनाई भी गई है तो वो सब केंद्र के अधीन होगी, उसकी अधीनस्था में जो है काम करेगी, उसका अपनी कोई स्वायत्ता नहीं होगी, उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं होंगी, जैसा उसको आदेश मिलेगा वैसा वो फॉलो करती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है, जबकि जो संघात्मक होता है तो उसमें क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, एक से ज़्यादा लेवल पे सरकार बनती है, जैसे कि अपने भारत में है, राज्य स्तर पर है, केंद्र स्तर पर है, दोनों में पैरेलल सरकारें चलती रहती हैं। वो अलग बात है कि जो है हमारे भारत में केंद्र थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, वो एक अलग अलग सिचुएशन होती है। तो बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है यही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या उस पद्धति द्वारा जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान के द्वारा जो है इनका निर्वाचन होता है। और क्या होता है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली जो है यूज की जाती है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है? कौन सा नहीं है? तुलना नहीं है, इतिहास लेखन नहीं है, अनुरूपण नहीं है, या विधिक संस्थावाद नहीं है। तो ये राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम की बात कर रहा है। तो उसमें जो है तुलना भी थी, क्योंकि अरस्तु तो प्राचीन समय से ही तुलना करके मतलब चीज़ों को जो है डेवलप किया था, संविधान के नियमों को। इतिहास लेखन ये भी है, और विधिक संस्थावाद तो ये भी है, ठीक है। जो अनुरूपण है ये नहीं है, क्योंकि ये जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जो ये बुद्धिजीवी है इनके द्वारा दिया गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का उपागम है उसमें जो है बुद्धिजीवियों के द्वारा ये अनुरूपण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई, किसके द्वारा दी गई? बर्क के द्वारा, बेंथम के, लास्की या हेगल के द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो है बर्क के द्वारा दी गई है राजनीतिक दल की परिभाषा, ठीक है। और बर्क क्या है? रूढ़िवादी हैं, ठीक है। और बेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावादी हैं। लास्की की अगर हम बात करें तो ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। हेगल की बात करें तो ये क्या है? आदर्शवादी हैं। और लास्की क्या है? बहुलवादी हैं, ठीक है, लास्की बहुलवादी हैं। तो इनको सबके जो है किस स्ट्रीम से हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर
अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन में उन्हें संरक्षण देना या जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है तो सरकार के निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, सरकार के निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। इसका काम जो है चुनाव लड़ना नहीं होता है, बाकी जो है अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना ये भी करता है, और बाकी विधायकों का समर्थन भी प्राप्त करता है ताकि उनके प्रयोजन को संरक्षण मिल सके, और जनमत प्राप्त करने को, जो जनमत का समर्थन है वो भी प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नौकरशाही को लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है किसने? E.N. ग्लेडन ने, W.B. मुनरो ने, रैमजे म्योर ने या चार्ल्स ई मरियम ने। किसने किया है? तो नौकरशाही को लाल फीताशाही पैदा करने के लिए रैमजे म्योर जो है इसकी आलोचना करते हैं, और ये कहते हैं कि जो नौकरशाह हैं ये काम को टालने की इनमें प्रवृत्ति होती है, और लाल फीताशाही शब्द से मतलब ये है कि जो फाइलें होती हैं या तो लाल होती हैं या लाल फीते से बंधी होती हैं, और उन फाइलों को यहाँ से वहाँ ये घुमाते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उसी को जो है इन्होंने लाल फीताशाही बोला है। यानी काम को टालने की प्रवृत्ति है, ये इसका सार निकलेगा, निचोड़ यही निकलता है कि काम की नौकरशाहों में जो है काम को टालने की प्रवृत्ति होती है। देखो यदि हम चार्ल्स मरियम की बात करते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? चार्ल्स ई मरियम की। ठीक है, और ये जो मरियम की अध्यक्षता में ही शिकागो विश्वविद्यालय में परंपरागत राजनीति सिद्धांत के आधार पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत लाया गया था, और इसीलिए चार्ल्स ई मरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक कहा जाता है। बौद्धिक जनक कहा जाता है किसको? चार्ल्स ई मरियम को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी पुस्तक देखें तो प्राइमरी इलेक्शन इनकी पुस्तक है। क्या है? प्राइमरी इलेक्शन जो है इनकी पुस्तक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चार्ल्स ई मरियम बौद्धिक जनक हैं, और आधुनिक राजनीति विज्ञान लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो शिकागो में ये शिकागो विश्वविद्यालय में जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, और ये जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के आधार पर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान लाया गया था इनकी अध्यक्षता में, चार्ल्स ई मरियम की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सी वह विशेषता है जो राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, प्रत्येक दल अनिवार्यता किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, दल का अपना फंड होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक राजनीतिक दल दबाव समूह से भिन्न करती है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक दल अनिवार्यता किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं इनका कुछ न कुछ विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह की ऐसी कोई विचारधारा नहीं होती है, खास मतलब निश्चित विचारधारा नहीं होती, जबकि दलों की होती है। वो एक विचारधारा, एक या दो विचारधारा लेकर के चलते हैं, यानी कि उनकी खास एक विचारधारा होती है जिसको ये आधार बना कर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन दबाव समूह की ऐसी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो अपने हित के लिए जिन लोगों के लिए वो खड़े होते हैं, अपने हित के लिए पूरा करने के लिए जो है वो तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है क्या है? एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना, बहुदलीय व्यवस्था का होना। संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? तो यहाँ पर जो है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के लिए द्विदलीय व्यवस्था का होना जो है ये आदर्श स्थिति है, ताकि एक दल जो है सत्ता में आ जाए और दूसरा दल जो है मजबूत विपक्ष बनकर खड़ा रहे, ताकि सरकार को इसकी निरंकुशता पे जो है लगाम लगा सके, और अगर उसकी गलत नीतियों की आलोचना करके उसको लाइन पर ला सके। ये सारी बातें होंगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ?
लाहौर अधिवेशन 1940, कराची 1933, लखनऊ 1931 या कराची 1943। तो ऐसा इन्होंने कहा था 1943 में, कराची अधिवेशन 1943 में जो हुआ था, इसी में जो है ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है। और लाहौर अधिवेशन 1940 में इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान की मांग की थी। इसमें जो है पाकिस्तान की मांग की थी इन्होंने। इस जो लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी, इसमें कहा था कि विभाजन करो और जाओ। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? रीति रिवाज एवं प्रचलन, अलिखित संविधान की बात हो रही। विभिन्न समयों पर निर्मित कानून, न्यायिक निर्णय या उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए रीति रिवाज एवं प्रचलन, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अलिखित संविधान सामान्यतया जो रीति रिवाज एवं प्रचलन को अपना लेता है और धीरे धीरे वही जो है उसके कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट, एस.एन. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, ए.सी. मजूमदार। तो इसकी अध्यक्षता जो 1916 में हुआ था अधिवेशन, इसकी ए.सी. मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, देखेंगे। और ये जो एनी बेसेंट थी, ये एक आयरिश महिला थी। भारत में जो है ये क्या बोलते हैं इसको, जो फेविल सोसाइटी, इसी के अध्यक्ष पद पर ये यहाँ काम करने आई थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा है, राज्य, विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछ रहा है। तो राज्य जो है विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये गलत है। जबकि इसी में विद्या और सैनिक में ही जो है उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, दो ही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, संसद। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का जो भी निर्णय होगा वो किसके? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये प्रावधान कहाँ किया गया है? तो 71 के तहत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है, या उपरोक्त कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। देखो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ हैं। राष्ट्रपति जो है कोई अगर राष्ट्रहित का विषय उसको दिखता है तो वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी राय ले सकता है, परामर्श ले सकता है। लेकिन इसमें कोई बाध्यकारी नहीं, ना तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है उसकी परामर्श सुनने के लिए, ना ही जो है न्यायालय बाध्यकारी है परामर्श देने के लिए। दोनों में से कोई भी बाध्यकारी नहीं है, इसमें किसी पर बाध्यता नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 143 में प्रावधान किया गया है कि जो ये राष्ट्रपति होगा तो ये क्या करेगा कि न्यायालय से परामर्श ले सकेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति किसमें दी गई है? 143 में। 140 ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 143 में परामर्श शक्ति है किसकी? राष्ट्रपति की। न्यायालय से वो परामर्श ले सकेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंध में विचार किया गया है? कोठारी समिति रिपोर्ट, सरकारिया समिति रिपोर्ट, हेल्डेन समिति रिपोर्ट या फुलटन समिति रिपोर्ट। किस में जो है किया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन
तो जो विशेषज्ञों और सामान्यों के संबंध में विचार किया गया था, तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? फुलटन समिति रिपोर्ट थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। और जो कोठारी समिति आयोग है ये किससे संबंधित है? ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि शिक्षा से संबंधित है। यदि बात करें सरकारी आयोग की तो केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध से ये संबंधित है। ठीक है, ये शिक्षा से है, केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारिया सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 1883 में इसका जो है गठन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैस्लो ने, मैकग्रेगर ने, आर्लिकर्ट ने या हर्जबर्ग ने? किसने किया था? तो जो द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है हर्जबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हर्जबर्ग। ठीक है, ये जो हर्जबर्ग हैं ये कहते हैं कि इन्होंने द्वितत्वीय सिद्धांत में क्या बताया है कि कोई व्यक्ति काम करता है तो जब वो असंतुष्ट होता है तो उसका ध्यान सारा वातावरण पे होता है, जब वो संतुष्ट होता है तो उसका पूरा ध्यान काम पर होता है। ठीक है, जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है, असंतुष्ट, इसका ध्यान कहाँ होता है? वातावरण पर होता है, वातावरण पर। यदि कोई अपने काम से असंतुष्ट है तो वातावरण पे होता है, और इसको इन्होंने क्या है? आरोग्य घटक बोला है, आरोग्य घटक, आरोग्य घटक। जबकि कोई व्यक्ति जब अपने काम से संतुष्ट होता है, जो काम वो कर रहा है उससे संतुष्ट है, तो वो क्या होगा? उसका पूरा ध्यान अपने काम पर होगा, पूरा ध्यान अपने काम पर होगा। और इसको इन्होंने क्या बोला है? उत्प्रेरणात्मक। इसको क्या बोला है इन्होंने? इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। और इसको इन्होंने बोला है क्या है? उत्प्रेरणात्मक, उत्प्रेरणात्मक घटक बोला है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितत्वीय सिद्धांत हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया है। असंतुष्ट जो होता है वातावरण पर ध्यान देता है, आरोग्य घटक कहलाता है। संतुष्ट का सारा ध्यान काम पर होता है, उत्प्रेरणात्मक घटक कहलाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉल्स को न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? जो रॉल्स की न्याय संकल्पना है किस पर है? वितरण सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, अंतर सिद्धांत, ज्वाइंट पद्धति सिद्धांत, किस पर आधारित है? तो ये जो है अंतर सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अंतर सिद्धांत ये है कि जब कोई पॉलिसी बनती है तो वो सभी के लिए वो खुली होनी चाहिए, यानी कि सभी को उससे लाभ मिले, लेकिन ख़ास तौर पे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको लाभ मिले। और ये क्या हुआ? जब गरीबों को खास लाभ मिलेगा तो ये एक प्रकार से अंतर हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। लेकिन इस तरह के अंतर को इन्होंने माना है, मान्यता दी है कि इस तरह का अंतर ठीक है। यदि गरीबों को कुछ मतलब भेदभाव करके या कुछ अंतर करके उनको अलग से सुविधा दी जा रही है क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो ये इस तरह के अंतर को ठीक है मान्यता दी जाएगी, ऐसा है इस सिद्धांत में इन्होंने बोला है। वितरण सिद्धांत नहीं है, इनका वितरणात्मक न्याय है। यहाँ पर वितरणात्मक न्याय है, इस पे ध्यान रखना आप सभी लोग, ऐसा सिद्धांत नहीं है। देखेंगे आगे क्या है। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण या राजनीति का विकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप गांधी जी के दर्शन को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इन्होंने राजनीति का विकेंद्रीकरण पर जो है ध्यान दिया है। ये कहते हैं सत्ता एक जगह जो है नहीं होनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। खास तौर पर इन्होंने ग्राम में पंचायतों की बात की थी और उनके द्वारा स्वशासन की बात की थी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। इनके अनुसार जो है ग्राम क्या है? गांव, यानी कि स्वावलंबी बने, वहाँ उनका अपना सेल्फ स्वशासन हो, वहाँ कुटीर उद्योग हों और मतलब वो आत्मनिर्भर हों, उनको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। जैसे गांव के ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ भागते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है? ग्रीन के कल्याणकारी राज्य की बात हो रही। अनुबंध की स्वतंत्रता, संपत्ति का विनियमन, नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक चरित्र, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुबंध की स्वतंत्रता। ठीक है,
ग्रीन की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक क्या है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये सब जो है ये इनकी पुस्तक है और ग्रीन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ये। और ये ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ग्रीन क्या है, सकारात्मक उदारवाद के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने जो है ब्रिटिश जो उदारवाद है उसके प्रतिपादक हैं ग्रीन महोदय। और इनके उदारवाद यानी कि ब्रिटिश उदारवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं, राजनीतिक विचारधारा, क्रांतिकारी कार्यकलाप, लाइफ डिवाइन या माता के साथ संबंध। तो ये जो है डिवाइन लाइफ या लाइफ डिवाइन इसके द्वारा जो है इसके लिए विख्यात है अरविंदो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या इन सभी में। तो जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था किसमें होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और तदर्थ न्यायाधीशों को क्या बोलते हैं, एडहॉक जज बोलते हैं इनको, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्यों से, राज्य के भविष्य से, राज्य की उत्पत्ति से। तो जो सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है, क्योंकि जब ये संविधा होती है तो राज्य का क्या होता है, उद्भव होता है। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाता है, पूंजीवादी राज्य के विपरीत, एक आदर्शवादी राज्य, साम्यवाद आधारित राज्य, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य की स्थिति। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य की स्थिति, इसी को जो है लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कल्याणकारी राज्य होता है तो इसमें क्या है, राज्य के कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो जन कल्याण के कार्य भी उसके हिस्से में आ जाते हैं, वो जन कल्याण के कार्य भी करता है। जबकि जो पुलिस राज्य तो इसके पास बहुत ही सीमित कार्य रहते हैं, बहुत ही सीमित कार्य क्षेत्र इसका होता है, सिर्फ शांति, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा, तो इसी तक जो है ये सीमित होता है, बाकी इसके और कोई कार्य नहीं होते, यानी कि इसके बहुत सीमित कार्य होते हैं। पुलिस राज्य जो होता है उसके बहुत सीमित कार्य होते हैं। इसके अपोजिट जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसके विस्तृत कार्य होते हैं, विस्तृत कार्य क्षेत्र इसका होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। ऑप्शन GDH कोल, मैरियट या लॉर्ड एक्टन। तो जो आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना है या कपोल कल्पना है या भ्रम है, तो ये सब जो है GDH कोल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ कोल क्या है, ये जो श्रेणी समाजवाद या गिल्ड समाजवाद जो जिसको बोलते हैं, गिल्ड या श्रेणी, इसके क्या हैं, जनक हैं, ठीक है, समाजवाद के ये जनक हैं। साथ में ये औद्योगिक लोकतंत्र के जनक कहे जाते हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के भी जनक कहे जाते हैं। ये सारी बातें इनकी हैं। और यदि हम बात करें कि इन्होंने जो है आर्थिक संसद की बात करी थी GDH कोल महोदय ने भी, और सेल्फ गवर्नमेंट इनकी जो है पुस्तक है। सेल्फ गवर्नमेंट या फिर हिंदी में स्वशासन बोलेंगे, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। लॉक उदारवादी हैं, मोस्का बहुलवादी हैं, हेगल आदर्शवादी हैं, पैरेटो अविजनवादी हैं।
तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि मोस्का क्या है, विशिष्ट वर्गवादी हैं। तो मोस्का क्या है, विशिष्ट वर्गवादी हैं। ये क्या कहते हैं, ये कि शासन प्रणाली चाहे कोई भी हो, लेकिन कुछ समाज में कुछ लोग होते हैं जिनमें वाक्पटुता होती है, बुद्धिमत्ता होती है, स्किल्स होती हैं, तो वही लोग शासन करते हैं, बाकी लोग शासित होते रहते हैं। तो मोस्का क्या है, विशिष्ट वर्गवादी हैं, बहुलवादी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में कौन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसने आदिम व्यक्ति को धार्मिक एवं अंधविश्वासी बनाया, इसने आदिम व्यक्तियों को अनुशासित किया, इसने सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की, इसने लोगों को राजभक्त एवं आज्ञा पालन सिखाया। तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी राइट होगा। इसने सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न नहीं की। तो कानून के प्रति इसने निष्ठा उत्पन्न नहीं की, इसने क्या है, राजभक्ति सिखाई, आज्ञा पालन सिखाया, यानी कि राजा के प्रति निष्ठा इसने उत्पन्न की है, कानून के प्रति नहीं की है। ठीक है। इसने आदिम व्यक्तियों को अनुशासित किया, ये भी किया, अंधविश्वासी धार्मिक बनाया, ये भी बनाया। ठीक है। जो ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि राजसत्ता ईश्वर के द्वारा नियुक्त है, ये वंशानुगत है, और राजा क्या है, ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है, लोगों यानी कि जो नागरिक हैं, प्रजा है, उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो ये सब कुछ खास विशेषता हैं दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि यद भाव एवं नीति संबंधित है आदर्शवाद से, व्यक्तिवाद से, मार्क्सवाद से, समाजवाद से। तो अगर हम यद भाव एवं नीति की बात करें तो ये संबंधित है किससे, ये जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। यद भावम को क्या बोलते हैं, लेसेस फेयर का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि यह किसने कहा कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। किसने कहा, लेनिन ने कहा है, डेनहम ने कहा, लिकॉक ने कहा, या फिर टॉनी ने कहा है। किसने कहा है, तो ये जो है लिकॉक महोदय बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये कहते हैं कि चर्च ने सभी मनुष्यों को समानता को स्वीकृति प्रदान की है, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, रॉल्स हैं, मैकेंटायर हैं, या वाल्जर हैं, या फिर शेंडल हैं। कौन है यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो इसके लेखक जो है शेंडल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉल्स के अगर बात करें तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इनकी पुस्तक का नाम है, और इसी में इन्होंने अपना न्याय संबंधी विचार दिए हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है। लिकॉक हैं, रूसो हैं, हॉब्स हैं, या बेंथम हैं। तो पितृसत्तात्मक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके समर्थक कौन है। तो यहाँ पर लिकॉक महोदय इसके समर्थक हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ये जो है राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसके समर्थक हैं, जबकि इसके जनक कौन है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जनक की बात करें तो हेनरी मैन है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करें तो जैक्स वार्ड हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। हॉब्स निरंकुश जो है राजतंत्र के समर्थक हैं। बेंथम उपयोगितावादी हैं। रूसो कैसे हैं, रूसो जो हैं ये सामान्य इच्छा का प्रतिपादन इन्होंने किया है, जनरल विल का सिद्धांत दिया है। रूसो की बुक कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हॉब्स की बुक कौन है, लेवियाथन है। ये सारी बुक्स का आप ध्यान भी रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है। यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है। यह उत्तम उद्यम की बात करता है। तो आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस तरह से भिन्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट।
ये सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। राज्य अमूर्त किंतु सरकार मूर्त है। समाज राज्य से अधिक व्यापक है। राज्य क्या है, सरकार राज्य को अभिकर्ता है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है। आगे है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है। क्यों नहीं ऐच्छिक है? क्योंकि आजकल जो आधुनिक समाज में क्या है कि यदि आप किसी राज्य के सदस्य हैं तभी आपको नागरिकता मिलती है, अन्यथा आपको नागरिकता नहीं मिलती। नागरिकता का कॉन्सेप्ट ही राज्य की सदस्यता पर डिपेंड करता है। तो अब राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं रह गई है, ये अनिवार्य हो गई। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह कथन है किसका है? ग्रोसियस का है, विलोबी का है, डुगवी का है या वर्गेश का है? तो यह कथन भी किसका है? विलोबी महोदय का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे जो संप्रभुता को है इसको जो है राज्य का प्राण तत्व भी माना गया है। क्या है ये? राज्य का प्राण तत्व माना गया है। राज्य के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। सरकार और जनसंख्या, फिर क्या है? भूभाग और क्या है? भूभाग के अलावा फिर आ जाती है संप्रभुता, प्रभुसत्ता, संप्रभुता जो भी है ये, और इसी को जो है प्राण तत्व कहा गया है। ठीक है, इसी को राज्य का प्राण तत्व कहा गया। 4 अंग होते हैं या 4 तत्व अंग कहीं 4 तत्व बताए हैं। 4 तत्व होते हैं राज्य के। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ग्रोसियस जो है, ग्रोसियस ये बाह्य संप्रभुता के क्या हैं? जनक माने जाते हैं ग्रोसियस। और गार्नर की बात करें तो गार्नर जो है आंतरिक संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर माने जाते हैं, बाह्य के ग्रोसियस माने जाते हैं। और ये जो डुगवी, सीले, विलोबी ये सब हैं, ये क्या हैं? क्या मानते हैं कि जो ये भूभाग है इसको आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं राज्य का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है एक संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? तो थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक या रूसो या टी.एच. ग्रीन? तो ऐसा मानने वाले कौन हैं? ऐसा मानने वाले जॉन लॉक महोदय हैं। ठीक है, जॉन लॉक महोदय हैं, यही मानते हैं कि जो है एक संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर जॉन लॉक आपका रेडी सही हो जाएगा। जॉन लॉक की पुस्तक कौन सी है? 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसका एक पहला भाग रॉबर्ट फिल्मर जो कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के जनक हैं उन पर तना हुआ है। ठीक है, उनके दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडित कर रहा है। दूसरा जो है हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करता है। उसी दूसरे पार्ट में अपने राजनीतिक विचार लॉक ने दिए हैं। रूसो की बुक कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हॉब्स की क्या है? लिवायथन है। ये सारी बुक्स का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रत्येक वयस्क को शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है। तो राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये डी जो है ये गलत हो रहा है, यही नहीं है। कौन से अनिवार्य तत्व हैं? तो होने के लिए तो ठीक है, ये तीनों हैं आपके, और ये नहीं है। तो ऑप्शन हम देख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किसने कहा कि अधिकार
वह आवश्यक शक्तियाँ हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूरा करता है। किसने कहा है? बोसांके ने, बर्क ने, ग्रीन ने या फिर हेगल ने? तो ये कहने वाले ग्रीन है। और इनका एक फेमस कथन और है कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखेंगे हम बाधाओं को बाधित करना, बाधाओं को बाधित करना, बाधित करना। राज्य का क्या कार्य है? राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि जो व्यक्ति के विकास में बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को हटाना, उन बाधाओं को बाधित करना, ये नहीं कि उन बाधाओं को हटा देना, यही जो है राज्य का कार्य है। तो बाधाओं को बाधित करना, तो यानी कि व्यक्तित्व विकास में जो बाधाएं आती हैं उनको बाधित करना, यानी कि उनको रोकना, यही राज्य का कार्य है, ऐसा ग्रीन महोदय कहते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है? सामाजिक कल्याण सिद्धांत की बात हो रही है। मैकाइवर नहीं है, लास्की नहीं है, या रास्कोपाउंड नहीं है, या हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। तो इसमें जो है बहुत ही ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो कौन नहीं है इसमें, ये आपको बताना है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की समर्थक नहीं है। ये मानते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जिसमें क्षमता होगी वो मतलब सर्वाइव करेगा, नहीं तो मर खप जाएगा। तो ऐसा ये मानते हैं। तो ये सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के समर्थक नहीं, सामाजिक कल्याण को जो है ये महत्व नहीं देते हैं। ये व्यक्तिवादिता पर जो है व्यक्तिवादिता को महत्व देते हैं, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। और इन्होंने जो है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक कहलाए जाते हैं, व्यक्तिवाद के जनक कहलाए जाते हैं। मैकाइवर और लास्की दोनों बहुलवादी हैं। ठीक है, लास्की की पुस्तक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनकी पुस्तक है, जबकि मैकाइवर की क्या है? मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है। ठीक है, और दोनों बहुलवादी हैं। दोनों क्या है? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ये सारी बातें इनके बारे में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं है? हॉब्स नहीं है, मिल्टन नहीं है, लॉक नहीं है, या बोसांके नहीं है। प्राकृतिक सिद्धांतों के समर्थक की बात हो रही है कि कौन जो है समर्थक नहीं है। तो इसमें जो है बोसांके यही हो जाएंगे आपके। ये क्या है? प्राकृतिक सिद्धांतों के समर्थक नहीं है। बाकी हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं और मिल्टन भी हैं। इनके अलावा बोसांके के अलावा जो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत हैं उनका समर्थक नहीं करने वाले जो मेन विचारक हैं तो वो हो जाएंगे बेंथम। ठीक है, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत बेंथम तो बकवास मानते हैं प्राकृतिक अधिकारों और जो इन सबको क्या मानते हैं? बकवास कहा है। और मिल भी नहीं मानते हैं। ठीक है, और ग्रीन भी नहीं मानते हैं। तो अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है इसको बेंथम नहीं मानते, मिल, ग्रीन और बोसांके ये नहीं मानने वाले विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ओवेन को, यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा पूरा नाम इनका। वेब को, तो ये सिडनी वेब हो जाएंगे, शॉर्ट में लिख रखा है। मार्क्स एंजल्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? मार्क्स महोदय हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो रॉबर्ट ओवेन है ये काल्पनिक समाजवाद के हैं, काल्पनिक समाजवाद के हैं। कौन है? रॉबर्ट ओवेन महोदय। और यदि हम सिडनी वेब की बात करें तो ये क्या है? ये फेबियनवाद इसके जो है जनक हैं। ठीक है, और ये फेबियनवाद विकसित कहाँ होती है? तो ये फेबियनवाद कहाँ पर विचारधारा जो है इंग्लैंड में विकसित होती है। इंग्लैंड में ये विचारधारा विकसित होती है और सिडनी वेब इसके जो है कौन है? जनक माने जाते हैं। तो ये जो फेबियनवाद है, श्रेणी समाजवाद है और जो विशिष्टवादी ये और अभिजन वर्ग, ये सब जो है इनके सबके आपको जो प्रतिपादक हैं, किन किन चीज़ों का प्रतिपादक किया, मेन सब्जेक्ट, मेन बुक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंजल्स कौन थे? एंजल्स मार्क्स के दोस्त थे और कंधे से कंधा मिलाकर इनके सारे कामों में जो है हेल्प की थी, मदद की थी।
तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे और शाम को फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो आज का सेशन यहीं पर फिनिश करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।